आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे डायपोल मोमेंट पे। डायपोल पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इस पे एग्जाम्पल में है, कह रहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए डायपोल मोमेंट p एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया i अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। इसके सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया है, E इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया है इसको। तो व्हेन इट्स स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल रखा गया है उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये कह रहा है ना। मतलब अगर ऐसा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डायपोल यहाँ पे रखा हुआ -q + q, डायपोल मोमेंट ये हो गया। अब एंगल 0 है, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिए, ये ऐसा, तो डिस्प्लेस किए तो एंगल थीटा, बहुत ही छोटा सा एंगल से डिस्प्लेस कर दिए, तो फिर से क्या होगा, ये इधर आएगा, तो इस तरह ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, है ना। तो ऑसिलेट करेगा ये, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा वही पूछ रहा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो लिखेंगे द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल when it displaced by small angle थीटा। जब थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस करते हैं तो टॉर्क तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा बहुत ही स्मॉल है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा कह सकते हैं। तो टॉ इक्वल टू हो गया पी ई थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा टॉ इक्वल टू। तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे। देखो ये टॉर्क जो लगेगा हम लोग निगेटिव साइन में लिख सकते थे यहाँ से, या फिर ऐसे लिख लो, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू टॉ बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। माइनस में लेंगे क्योंकि देखो टॉर्क क्या है ना, कि इसको हम लोग डिस्प्लेस किए हैं इधर, तो एंगल बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, पर टॉर्क क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, टॉर्क इधर लगेगा, एंगल हम लोग इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो निगेटिव ही फोर्स टॉर्क आएगा। तो कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स में ले लिए कि वो निगेटिव साइन में रिस्टोर होना चाह रहा है एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन यहाँ पे अल्फा इक्वल टू टॉ बाय आई हो गया। अब फॉर एस एच एम अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा थीटा होता है, ठीक है। इससे कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस टॉ के जगह पे पी ई बाई आई इंटू थीटा, और इससे कंपेयर कर दो, ये ओमेगा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ये एसएचएम में पढ़ा हुआ है 11th में ही। तो इससे अगर कंपेयर कर देंगे अब, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी ई बाई आई हो जाएगा। तो आफ्टर कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू थीटा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी ई बाई आई। ऐसा क्यों कंपेयर, क्योंकि ये जो है ये भी कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये भी एसएचएम में ही है, एसएचएम में है तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ये भी इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा, क्योंकि एसएचएम के लिए अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पी ई बाई आई हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू हो गया रूट अंडर पी ई बाई आई, और हम लोग को पता है कि ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, अगर 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखेंगे तो पी ई बाई आई हो जाएगा का रूट, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया
2 पाई रूट अंडर आई बाई पी, ये टाइम पीरियड हो गया, कह सकते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी अगर कहेंगे तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, या फिर एफ इज इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 बाई 2 पाई रूट अंडर पी ई बाई आई, ये वैल्यू हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया तुम्हारा, है ना, टाइम पीरियड। ये हो गया तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे है एक क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि मान लो कह रहा है कि फाइंड द, एग्जाम्पल ही है, फाइंड द एंगल बिटवीन मोमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कह रहा है कि निकालो व्हेन इट्स टॉर्क इज 1 बाय 2 टाइम ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का 1 बाय 2 टाइम जब होता है तो क्या है, इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा ऐसा कि टॉर्क हम लोग को पता है, टॉर्क होता है टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा टॉर्क विल वी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू पी ई साइन 90, मतलब 90 डिग्री है वो, टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू हो गया पी इंटू ई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर हम लोग को निकालना है थीटा का वैल्यू जब टॉर्क 1/2 हो जाता है, ये कह सकते हैं। मतलब जो टॉर्क है टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, और टॉर्क का वैल्यू हो गया टॉ मैक्सिमम बाय 2, 1/2 टाइम ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, है ना। ये हो गया तुम्हारा पी के जगह पे भी टॉ मैक्सिमम लिख सकते हैं इक्वल टू साइन थीटा। टॉ मैक्सिमम कैंसिल हो गया तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। ये वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री पे, या उससे ज़्यादा एंगल बोलेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन 180 माइनस थीटा, है ना। मतलब ये 30 डिग्री आया है तो साइन 150 पे भी उसका वही वैल्यू होगा जितना साइन 30 का वैल्यू होगा, तो थीटा का वैल्यू 30 का वैल्यू वही होगा, तो साइन 150 भी हो सकता है आंसर, तो यहाँ पे 150 भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि हो सकता है कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और टॉर्क, ये डायपोल इस तरह रखा हुआ है, ये एंगल हो सकता है, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इस तरह रखा हुआ है और ये एंगल है, ये पॉजिटिव था यहाँ पे, ये निगेटिव था, अब यहाँ पे इधर ऐसे हो गया तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ऐसा भी हो सकता है, ये 150 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, वही है वैल्यू, उतना ही वैल्यू आएगा, हाफ ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें एग्जाम्पल है कि कह रहा है कि द फिगर शोज 3 चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू, जो फिगर दिखाया हुआ है, प्लेस्ड एट सेपरेशन ए, सारे के बीच का सेपरेशन ए है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है पॉइंट पी पे, एट ए डिस्टेंस आर ऑन ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 3 चार्जेस, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो
देखो परपेंडिकुलर है, मतलब इक्यूट, ये दोनों अगर चार्ज डायपोल है, डायपोल मोमेंट मानते हैं कि ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, ये दोनों डायपोल मोमेंट हो गया, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये होता है इस डायरेक्शन में, ई थीटा से। ये डायपोल मोमेंट के कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। और ये जो निगेटिव चार्ज है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मान लो निगेटिव चार्ज डायपोल की वजह से E1 और निगेटिव चार्ज की वजह से E2, यही होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जो E1 आया है वो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सॉल्यूशन में देखो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट, है ना। डायपोल मोमेंट, दो चार्ज जो है यहाँ पर, ये दोनों डायपोल जो जैसा वर्क जो करेगा उसकी वजह से डायपोल ये हो जाएगा एट पॉइंट पी भी कह सकते हैं, है ना। तो ई वेक्टर के फॉर्म में लिखो, E1 वैल्यू होता है इसकी वजह से, तो वो इधर आ रहा है इस डायरेक्शन में डायपोल की वजह से, तो E1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस के पी बाय आर क्यूब आई, है ना। और P का वैल्यू होता है Q इंटू 2a, जो भी सेपरेशन होता है उसके बीच का डिस्टेंस, और I निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसीलिए, है ना। तो E1 वैल्यू निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मिडिल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मिडिल चार्ज वो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर जे, जे के डायरेक्शन में लेकिन निगेटिव में है, अपोजिट है, अपोजिट नीचे की साइड में, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव आया, दोनों निगेटिव आ गया। तो ये वैल्यू अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे, है ना, एट पॉइंट P इज क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू E1 फैक्टर प्लस E2 फैक्टर। हमको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कह रहा है निकालने के लिए, तो EP इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या है, के पी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट, और P का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देते हैं Q इंटू 2a, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2a बाय आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के पी बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पूरा का रूट। यहाँ से देखो के क्यू, सॉरी यहाँ पे के क्यू है ना, के पी नहीं, यहाँ से के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये अंदर बच जाएगा 2a बाय आर का होल स्क्वायर प्लस 1 का रूट। अब स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा ये, तो स्क्वायर टर्म हट जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर ये सिर्फ बचेगा, और अंदर ये 1 हो गया प्लस 4a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया AP का, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। यही पूछ रहा है। अगर हम लोग को एंगल निकालना होगा तो देखो कहीं रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर कहीं आएगा, और एंगल अब डिपेंड करता है कि हम लोग इससे E1 से कितना एंगल बना रहा है। तो ये मान लो हम लोग
अल्फा ले लिए तो ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 बाई E1। तो टेन अल्फा का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे E2 बाई E1, और E2 का वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो टेन अल्फा इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू E1 का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे इसका, तो आर क्यू ऊपर चला जाएगा, के क्यू के पी नीचे आ जाएगा, तो आर क्यू बाई के पी। यहाँ से के कैंसिल और आर स्क्वायर से आर क्यू एक कैंसिल, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्यू आर बाई पी का वैल्यू क्यू इंटू टू ए होता है, क्यू से क्यू भी कैंसिल, तो टेन अल्फा हो गया आर बाई टू ए। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर बाई टू ए। ये एंगल निकल रहा है कहाँ से, किसके साथ बना रहा है वो बना रहा है E1 से, E1 से एंगल बना रहा है अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स आर बाई टू ए। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही।